हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इस चैनल पर। हम बात कर रहे हैं अभी जो हम बात कर रहे थे वो मौलिक अधिकारों की बात कर रहे थे। भारतीय संविधान का भाग 3 हम पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार, और बहुत सारे मौलिक अधिकारों की हमने बात कर ली है। लगभग 4 अधिकार हम पढ़ चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमने समानता के अधिकार की बात करी, स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर ली, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करी और धार्मिक स्वतंत्रताओं के अधिकारों की बात यहाँ पे हमने कर ली है। अब यहाँ पे जो बात आती है वो आती है हमारे सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों की, या फिर संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार भी इसको कहा जाता है। साथ ही साथ इसको मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 29 और 30 दो ही अनुच्छेदों में ये वर्णित किया गया है। और बात बहुत अच्छी मैं आपको बता दूं, इसको अल्पसंख्यकों के अधिकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्पसंख्यकों के अधिकार भी इनको कहा जाता है। तो ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि अल्पसंख्यकों के लिए भी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, है ना। सबका ख्याल रखा गया है, एक एक चीज का ख्याल रखा गया है यहाँ पे। तो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों की हम बात कर रहे हैं, 29 और 30 ये अधिकार है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, जैसे नाम वैसा काम, हमें ये पता होना चाहिए कि भैया आखिर ये संस्कृति क्या होती है, सभ्यता क्या होती है, और उसके अलावा तभी तो हम ये अधिकार दे पाएंगे ना। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले किसकी हम बात करने वाले हैं, संस्कृति और शिक्षा की। संस्कृति और शिक्षा की। तो सबसे पहले संस्कृति, जिसको कल्चर कहा जाता है इंग्लिश में। कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। क्या होता है कल्चर? तो संस्कृति का संबंध संस्कारों से होता है। किसी व्यक्ति के कैसे संस्कार हैं, उनका कैसा कल्चर है, इससे उस व्यक्ति के संस्कृति का परिचय हमें मिल जाता है। कई बार हम देख के नहीं कह देते हैं कि यार ये व्यक्ति खराब है, ढंग से बात नहीं कर पाता, इसको तो यार बोलने का भी तरीका नहीं है, ये किस हिसाब से बात करता है, तो उससे हम उस व्यक्ति को जज कर लेते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट हो जाता है उसके संस्कारों को देख के कि उसकी संस्कृति कैसी होगी। संस्कार का मतलब होता है भद्दापन या त्रुटियों को दूर करना और सही जीवन मूल्यों को स्थापित करना। देखिए यार, शुरुआती समय में मानव सभ्यता के विकास से ही हम सभ्य कब कहलाए, संस्कृति कब पनपी? जब तो पनपी जब हम बर्बरता को छोड़ के सिंपल सी किस चीज पे आए कि हम नैतिक मूल्यों पे आए, या फिर जो जीवन के मूल्य हैं उन चीजों पर धीरे धीरे अग्रसर होते गए। मानव का विकास तभी तो संभव हो पाया। ठीक है, सो इन मूल्यों को स्थापित करना ताकि वे समाज के लिए उपयोगी बन सके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरे शब्दों में कहें तो जीवन को सुंदर बनाने के लिए मानव द्वारा किया जाने वाला बौद्धिक प्रयास। बौद्धिक प्रयास मतलब बुद्धि से रिलेटेड कोई भी आप काम कर रहे हो, वो किसको सुंदर बनाए, किसको? मानव जीवन को। तो इसको भी हम संस्कृति कह सकते हैं। साथ ही साथ संस्कृति किसी भी सभ्यता का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूल तत्व मान लिया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं, संस्कृति इंग्लिश में कल्चर कहलाती है। कल्चर शब्द जो है ये भाई साहब फ्रेंच शब्द है। कौन सा? फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी शब्द है, जिसका मतलब कोलेर से होता है। कोलेर का मतलब होता है संगठित होना, पृथ्वी की ओर बढ़ना, खेती करना, पोषण करना, इसका मतलब होता है कल्चर। समझ पा रहे हैं? चलिए, इसके अलावा हम अगर बात करें तो हम इंसान को एक सभ्य मानने वाले या सभ्यता माने तो उसकी आत्मा क्या है? संस्कृति है। अगर इंसान सभ्य है तो उसकी आत्मा संस्कृति है, और अगर एक फूल को हम सभ्य माने तो उसकी खुशबू क्या है? संस्कृति है। कहने का ये अर्थ है कि मनुष्य के जीवन की यात्रा को सरल बनाने वाली, साथ ही साथ आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक और सामाजिक उपलब्धियां, जो भी मानव समाज उन उपलब्धियों को धारण करता है, हासिल कर पाता है, उन्हीं सारी चीजों को मानव जीवन के अप्रत्यक्ष रूप से समृद्ध बनाने वाली, चाहे वह आध्यात्मिक हो, नैतिक हो, बौद्धिक, मानसिक, ये सभी उपलब्धियां क्या कहलाती हैं? संस्कृति कहलाती हैं। कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि सभ्यता और संस्कृति दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे अच्छाई और बुराई भी एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं, वैसे ही सभ्यता और संस्कृति भी एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। तो भैया देर सवेर संस्कृति विकसित हो ही जाती है अगर व्यक्ति सभ्य है तो। चलिए, संस्कृतियों के उदाहरण की अगर हम बात करें तो भैया एक संस्कृति आपने नाम सुना होगा, वेस्टर्न कल्चर, जिसको पाश्चात्य संस्कृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाश्चात्य संस्कृति। इसका इस्तेमाल यूरोपीय देशों की संस्कृति और उससे प्रभावित अन्य देशों की संस्कृति के लिए किया जाता है। वेस्टर्न कल्चर की हम बात करते हैं, जिसमें अमेरिका हो गया, इस तरह की संस्कृति को उसके शारीरिक खुलापन,
फास्ट फूड इत्यादि जो खाना खाते हैं वो, इन सारी चीजों को हम बोल देते हैं कि यार ये तो वेस्टर्न कल्चर पे चला गया है। साथ ही साथ भारतीय संस्कृति जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम भारत के निवासी और भारतीय संस्कृति पे ही वो करते हैं। सो इंडियन कल्चर की बात करें, आमतौर पर भारतीय उपमहाद्वीप के लिए ये या उनके देशों के लिए, संस्कृति के लिए उपयोग इसका किया जाता है भारतीय संस्कृति का। इसकी खासियत क्या है? इसकी बहुत सारी खासियत है, जिसमें समृद्ध परंपराओं का साथ लेकर आज की मान्यताओं और धारणाओं के साथ आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही चीज भारतीय सभ्यता को सबसे अलग बना देती है। नेक्स्ट हम बात करें पूर्वी संस्कृति, ईस्टर्न कल्चर जिसको कहा जाता है। तो पूर्वी संस्कृति सुदूर पूर्वी एशिया जैसे चीन हो गया, जापान होगा, वियतनाम, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और इसके आसपास के जो भारतीय उपमहाद्वीप के अगल बगल वाले इंडोनेशिया इत्यादि जो है, उनके सामाजिक मानदंडों को संदर्भित करती है। पूर्वी कल्चर जिसको हम कह देते हैं पश्चिम की तरह, पश्चिम मतलब जो वेस्टर्न कल्चर है उसकी तरह पूर्वी संस्कृति भी अपने प्रारंभिक विकास के दौरान धर्म और साथ ही कृषि कार्यों से काफी प्रभावित रही है। इसीलिए यहाँ की परंपरा या संस्कृति कृषि का यहाँ पे एक मूल तत्व के रूप में उपयोग होता है, या कृषि बहुत ही प्रमुखता से की जाती है। अफ्रीकन संस्कृति की बात करें, हम अफ्रीका की बात करें, अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें, अफ्रीकन कल्चर जिसको कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप की जो संस्कृति है उसकी ही तरह अफ्रीकन कल्चर या अफ्रीकी संस्कृति न केवल राष्ट्रीय सीमाओं के बीच में बल्कि उनके भीतर भी अलग अलग होती है। भारत में जैसे बहुत सारी विभिन्नताओं में एकता वाला देश कहलाता है, वैसे ही अफ्रीका के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग कल्चर चलते हैं और उनको मिला के अफ्रीकन कल्चर कहा जाता है। इस संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो एक महाद्वीप में 54 देश है, 54 कंट्रीज हैं भैया अफ्रीकन महाद्वीप में, और बड़ी संख्या में यहाँ पे अलग अलग एथनिसिटी या जातीय समूह विद्यमान है। उदाहरण के लिए अगर बात करें नाइजीरिया की, तो नाइजीरिया में 300 से अधिक जनजातियां पाई जाती है। इसलिए पूरे अफ्रीका के संस्कृति को एक ही सांचे में डालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे लैटिन संस्कृति की, जो अब तो नहीं बची है लेकिन फिर भी लैटिन कल्चर जिसको हम कहते हैं पुराने समय का ये लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका मतलब मध्य अमेरिका जिसको हम कह देते हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच वाला जो क्षेत्र है उसको लैटिन अमेरिका कहते हैं, लैटिन कल्चर कहते हैं। आमतौर पर मध्य अमेरिकन या दक्षिण अमेरिका और मैक्सिको के उन हिस्सों के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है जहां स्पेनिश या पुर्तगाली प्रमुख भाषाओं के रूप में बोली जाने वाली भाषा है। ये सभी स्थान स्पेन या पुर्तगाल के उपनिवेश हुआ करते थे, और इसीलिए यहाँ की संस्कृति में कैथोलिक परंपराओं के साथ साथ वहाँ की जो स्थानीय परंपराएं हैं, स्थानीय संस्कृति है, और अफ्रीकी आ गए थे वहां पे वॉक करने के लिए, तो अफ्रीकन कल्चर भी यहाँ मिल जाता है। तो यही इन सारी संस्कृतियों का मिश्रण क्या है, लैटिन कल्चर कहलाता है। साथ ही साथ मध्य पूर्व संस्कृति की हम बात कर रहे हैं। मध्य पूर्वी यानी मिडिल ईस्ट जो कल्चर है उसको मध्य पूर्व में अरब प्रायद्वीप के आसपास, उसके साथ साथ भूमध्य सागरीय क्षेत्र यहाँ पे शामिल है। यह क्षेत्र यहूदी धर्म जो स्टार्टिंग में चल रहा था, ईसाई धर्म और इस्लाम तीनों धर्मों का जन्म स्थान माना जाता है। कौन सा? मिडिल ईस्ट, है ना। और अरबी से हिब्रू, हिब्रू से तुर्की, तुर्की से पश्तो, ये सारी भाषाएं जो हैं दर्जनों भाषाओं का ये घर माना जाता है। कौन कौन? भैया मिडिल ईस्ट, ठीक है। विषम मौसमी परिस्थिति, क्योंकि हमने देखा है कि मैक्सिमम यहाँ पे रेतीला रेतीला मरुस्थलीय माहौल है। सो विषम मौसमी परिस्थिति आम जीवन पर यहाँ पे कौन सा कानून? शरिया कानून प्रभावी होता है, ठीक है। यहाँ की संस्कृति अलग ही रूप में उभर के सामने आई है। तो ये अलग अलग डिफरेंट कल्चर हैं, संस्कृतियां हैं। तो एक व्यक्ति की ऐसी भारत में ये सारी कल्चर्स आपको मिल जाएंगे इकट्ठे, और जब ये संस्कृति है इतनी सारी, तो इनके कारण नई नई सभ्यताएं भी बनेंगी, और सभ्यता को हम सिविलाइजेशन कह देते हैं इंग्लिश में। तो भैया सभ्य लोग कहां से ये सभ्यता निकल के आई? सभा के विकास से विकसित हुई। सभा मतलब उस समय की जो अलग अलग प्रकार की, हमने पढ़ा था ना, हमने इतिहास में भी जो प्राचीन काल पढ़ रहे थे और ऋग्वेदिक काल पढ़ रहे थे, तो उसमें सभा और समिति दो प्रकार की व्यवस्थाएं हुआ करती थी। ये अलग अलग क्या थी? एक प्रकार से कमिटीज हुआ करती थी, ठीक है। सो भैया सभा से विकसित हुआ है प्राचीन काल में। जो शिष्ट जन हुआ करते थे, जो समझदार लोग होते थे, उनकी या राजाओं की जो सभा हुआ करती थी उसी को सभ्य लोग बोला जाता था। तो उस समय के उच्च वर्ग के लोग, या फिर जिसे अभिजात वर्ग एरिस्टोक्रेट कहा जाता है, उनको ही इसमें शामिल हो पाते थे, इसमें उनको जगह मिल पाती थी, और इसी कारण इन्हें सभ्य कहा जाता है। तभी सभ्यता का विकास हुआ।
इन सब लोगों को और इनके अलावा जिस भी किसी व्यक्ति को इस सभा में शामिल किया जाता था या उसके काबिल माना जाता था, उन्हें सब सभ्य कहा जाता था, कह देते थे। कालांतर में अच्छे विचार रखने वाले व्यक्ति को भी हम भले लोगों जैसा व्यवहार करने वाले व्यक्ति को भी हम सभ्य कहने लग गए और इसी सभ्य से क्या नाम बनाया? सभ्यता नाम बन गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंसानों के सीलवान सज्जन होने की अवस्था ही सभ्यता है। जैसे हम अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो उस समय के लोगों के आचार विचार, उनके व्यवहार, उनके जीवन की जो शैली थी, सामाजिक जो रूपरेखा थी, उनकी आर्थिक जो व्यवस्थाएं हुआ करती थी, उन सभी को सामान्य रूप से हम क्या कह देते हैं? सभ्यता कह देते हैं। ठीक है भैया, सभ्यता हमने यहाँ पे कह दिया। दूसरे शब्दों में गए तो मानव समाज की बाहरी और भौतिक उन्नति है, जिसे मनुष्य ने आदिम युग से, मतलब जब आदि मानव हुआ करता था तो तब से लेके अब तक लौकिक, व्यवहारिक और सामाजिक क्षेत्रों में जो प्राप्त की है उन्नति, उसी उन्नति को हम सभ्यता कह देते हैं। सभ्यता में भी सभी उपलब्धियां सम्मिलित हो जाती हैं जिन्हें मनुष्य ने प्रकृति पर विजय पाने और जीवन निर्वाह को अच्छा बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए हासिल की। जैसे नदी पर बांध बना देना, सड़कें बना देना, घर नालियां बनाना और बेहतरीन कपड़े बनाना, ये सारी चीजें सभ्यता की निशानी कहलाती हैं, एक सभ्य व्यक्ति की निशानी कहलाती है। सभ्यता के लिए इंग्लिश में सिविलाइजेशन शब्द जो प्रयोग हुआ है, इसका मतलब जो है, उसका मतलब होता है एक सभ्यता, एक जटिल समाज, सिविलाइजेशन। ठीक है, जिसके पास शहरी विकास, सामाजिक स्तरीकरण, सरकार का एक रूप और संचार की प्रतीकात्मक प्रणालियां होती हैं, वो सभी के सभी सिविलाइज्ड कहलाते हैं या सिविलाइजेशन जिसको कह दिया जाता है। तो चलिए भैया, हमने बहुत सारी बात कर ली। इसके अलावा सभ्यताएं केंद्रीकरण, पौधों, जानवरों, प्रजातियों इत्यादि के अलावा श्रम की विशेषताएं, प्रगति, सांस्कृतिक रूप से निहित विचारधारा, यहाँ पे स्मारकीय वास्तुकला, कराधान, खेती इत्यादि जो सामाजिक निर्भरता है, और साथ ही साथ विस्तारवाद की अतिरिक्त विशेषताओं के द्वारा यहाँ पे जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। और भैया एथेंस का नाम आपने सुना ही होगा। एथेंस पुरानी, अभी यार यूनान, आपने अगर देश का नाम सुना हो तो यूनान की राजधानी एथेंस है। और यूनानी सभ्यता जिसको कहा जाता था भैया, ग्रीक कल्चर जिसको हम कहते थे, वो ग्रीक कल्चर एथेंस के एक्रोपोलिस जगह का नाम है। एक्रोपोलिस को व्यापक रूप से पश्चिमी सभ्यता के पालने के रूप में और लोकतंत्र के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। उसी तरह सिंधु सरस्वती सभ्यता को भारतीय सभ्यता से जोड़कर देखा जाता है। जैसे भाई भारत में सिंधु सरस्वती सभ्यता है, जिसको हम आजकल सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, वो सभ्यता भारतीय सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण रही है। वैसे ही उस समय का एथेंस का एक्रोपोलिस वहां लोकतंत्र और सभ्यता के विकास का पालना है। ठीक है, सो हमने संस्कृति देख ली, संस्कृति से निकल के आई सभ्यता, और सभ्यता के कारण अब यहाँ ये अधिकार जो है संस्कृति, सांस्कृतिक गतिविधियों की बात चल रही है और शैक्षणिक गतिविधियों के अधिकार की बात देता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इन सारी चीजों को। अब देखें भैया कि किस तरह की संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है हमें मिले हैं। अब बात हम स्टार्ट कर लेते हैं नेहरू जी से, क्योंकि नेहरू जी हैं जिन्होंने रूपरेखा तैयार करी थी। तो नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसको बाद में पास कर दिया गया था। तो उसमें अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उनके हितों और संस्कृतियों की सुरक्षा की बात की गई थी, समुचित विकास की बात भी कही गई थी। किसके द्वारा कही गई थी? पंडित नेहरू जी के द्वारा। ये सही भी था। क्यों सही था? क्योंकि समाज की मुख्य धारा में रहने के कारण बाकी के वर्गों के पास विकास के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग जो कम है ना संख्या में भाई साहब, तो उनका या तो संख्या बहुत कम है, दूसरा सरकार इन लोगों की पर्याप्त भागीदारी भी नहीं थी सरकार में। कैसे हो जाएगी भैया, कैसे हो जाएगी? जब ये लोग ही कम है तो इन लोगों का प्रतिनिधित्व तो कैसे होगा? तो इसके लिए पूरी व्यवस्था करी गई थी। ऐसे में जरूरी था कि इन लोगों को संरक्षित करने के लिए अलग से कुछ अधिकार दिए जाए, और दिए गए। इसी को ध्यान में रखकर 29 और 30 ये दो अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल कर दिए गए इनके लिए। और जो हम देखने वाले हैं अनुच्छेद 29, जो बताता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करना। तो भारत में मैं आपको बता दूं भाई साहब कि अल्पसंख्यक कहे जाने वाले फिलहाल 6 वर्ग हैं। कौन कौन से? एक तो आपने हिंदू और मुस्लिम, दो धर्मों को छोड़ दे तो उसके अलावा चाहे वो सिख हो, बौद्ध हो, ठीक है, इसके अलावा चाहे वो ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, यहां पे इस्लाम में मुस्लिम भी लिख दो, हिंदू के अलावा मुस्लिम, सिख, ईसाई,
बौद्ध, जैन और पारसी, ये 6 वर्ग जो हैं ये अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आते हैं। धार्मिक संगठन, इसके अलावा भी अलग अलग प्रकार के संगठन जो अल्पसंख्या में माने जाते हैं उनको अल्पसंख्यक कहा जाता है। भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग यानी सेक्शन की बात करें जिसकी अपनी कुछ विशेष बोली हो, भाषा हो, लिपि हो, संस्कृति हो, उसे संरक्षित करने का अधिकार यहाँ अनुच्छेद 29 में दिया हुआ है। कहने का अर्थ यह है कि उपरोक्त व्यवस्था को एक समूह के अधिकारों की रक्षा करती है। कौन? अनुच्छेद 29। और साथ ही साथ राज्य द्वारा पोषित राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शिक्षा संस्थान में प्रवेश किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा और इनमें से किसी के आधार पर इसमें वंचित नहीं किया जाएगा। किसी भी सरकार द्वारा पोषित जो भी संस्थान है वहां पे प्रवेश में इन आधारों पर जो हमें आर्टिकल 15 में मिले थे ना, अनुच्छेद 15 में जो भेदभाव दूर करने की बात करी थी, तो वही भेदभाव के द्वारा यहाँ पे भी अल्पसंख्यकों को पूरा अधिकार है कि वो किसी भी राज्य द्वारा पोषित किसी भी संस्थानों में प्रवेश ले सकते हैं, उन्हें वंचित नहीं किया जाएगा। कहने का अर्थ है कि उपरोक्त व्यवस्था व्यक्तिगत सम्मान और समानता की रक्षा करती है, चाहे वह व्यक्ति किसी भी समुदाय से संबंधित क्यों ना हो। और साथ ही साथ बात करें तो पहली व्यवस्था जो थी किसी समूह से संबंधित है, जबकि दूसरी व्यवस्था किसी भी समूह के व्यक्ति से संबंधित यहाँ पे मानी जाती है। यहाँ पर एक बात जो याद रखने योग्य है कि 29 का शीर्षक तो अल्पसंख्यकों की बात करता है, पर ये सभी पर लागू होता है। सभी पर मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले की पुष्टि करते हुए कहा है कि सिर्फ अल्पसंख्यकों से संबंधित नहीं है बल्कि सभी नागरिक यानी अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों दोनों से ये संबंधित है। अल्पसंख्यक से रिलेटेड अधिकार जो 29 दिया हुआ है। हालांकि इसमें विशेष रूप से अल्पसंख्यकों की बात करी हुई है, लेकिन फिर भी अगर बहुसंख्यक वर्ग भी है तो इन मामलों में उनको भी वरीयता दी जा सकती है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का किसका अधिकार है? ये अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार यहाँ पे है। अब भैया मान लो वो अल्पसंख्या में है, उनकी संस्कृति है, भाषा है, लिपि इत्यादि है जो कम है वैसे भी, तो उसको हमें संरक्षित करना है। इसके लिए क्या है कि उनको हम इंस्टीट्यूट खोलने की बात करें, शिक्षण संस्थानों को स्टार्ट करेंगे, सरकार उसको पोषित करेगी, साथ ही साथ आप प्रबंधन करेंगे, अपने हिसाब से व्यवस्थाएं कर सकते हैं। ये यहाँ पे बता हुआ है। ये अनुच्छेद पूरी तरह से अल्पसंख्यकों को समर्पित है और इसमें बहुत सारे प्रावधान है जो निम्न है। धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्ग को क्या है अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार दिया जाएगा या दिया गया है। साथ ही साथ ये इसलिए किया गया है ताकि वे अपनी कला, संस्कृति, साहित्य हो गई, उनकी परंपरा, मान्यताएं हो गई, भाषा इत्यादि जो दर्शन है वो सभी के सभी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसको ट्रांसफर कर पाए। और अगर बात करें अनुच्छेद 30 के अंदर तो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के अधिकार के अंतर्गत बहुत सारे अधिकार शामिल हैं, जैसे अपनी शासी निकाय चुनने का अधिकार, जो शासन करने वाले जिसमें संस्थापकों का भरोसा हो वह संस्थान भली भांति चला सकेगा। शिक्षण कर्मचारियों और शिक्षक केतर जो कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति करना, उन्हें अपने काम की लापरवाही अगर बरत रहे हैं तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार, अपनी पसंद के योग्य विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने का और सुसंगत शुल्क ढांचा जो है भाई जो भी आपकी फीस स्ट्रक्चर होगा उसको स्थापित करने का अधिकार दिया है। अपनी संपदा और परिसंपत्तियों का संस्था के हित में उपयोग करने का अधिकार भी है। आप अपने संस्था के लिए अपना पैसा वगैरह लगा सकते हो। ठीक है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार संपूर्ण या अबाध नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि इस पे कोई निर्बंध नहीं लगा सकते। मतलब कुप्रबंधन की स्थिति में, अकादमिक उत्कृष्टता के मानदंडों को पूरा ना करने की स्थिति में राज्य द्वारा जो पैसा दिया जा रहा है उसे क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है और कुछ स्थितियों में उसके प्रशासन को भी नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आप ढंग से काम नहीं कर रहे हैं और राज्य को ऐसा लग जाता है कि भैया आप तो फालतू में खर्चा करवा रहे हो, काम तो ढंग से हो नहीं रहा, तो वो प्रशासन आप संभाल नहीं पा रहे हो, हम संभालेंगे वो प्रशासन, हम सारी चीज, क्योंकि पैसा तो हम ही लगा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में ये सारी चीजें हो सकती हैं। और इसी के साथ मैं आपसे कहूंगा धन्यवाद। क्यों भैया? क्योंकि भाई यहाँ पे हमने ये पूरा अधिकार डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बचेंगे इन द सेंस क्या है, एक जो बचा हुआ अधिकार है हमारा, कौन सा, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, पूरे संविधान में मौलिक अधिकारों को इसमें आत्मा का नाम दिया गया है। किसके द्वारा? अम्बेडकर साहब के द्वारा इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। आर्टिकल 32 की हम बात करेंगे अनुच्छेद, जिसमें बात करी हुई है संवैधानिक उपचारों की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं संपत्ति के अधिकार की, जो अब बचा नहीं है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके बारे में, और साथ ही साथ फिर 32वें अधिकार पे या संवैधानिक उपचारों पे जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।